डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपन देखेंगे एपिलेप्सी का, कि भाई एपिलेप्सी को हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि भाई इसकी एपिलेप्सी हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ईईजी, तुम्हें पता हो तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ब्रेन की वेव्स का, है ना। तो वो ग्राफ के रूप में निकलती है इसकी स्टडी, तो उसमें पता लग जाएगा कि ब्रेन वेव की कहाँ इंपल्सिटिविटी बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, तो उससे पता लग जाएगा कि भाई इसके सीजर आ रहे हैं नहीं आ रहे ना। ईसीजी विद और विद वीडियो मॉनिटरिंग। अच्छा, जैसे पेशेंट को एडमिट रहता है एपिलेप्सी वाला, तो उसके साथ साथ में ईईजी जो है वो पेशेंट के बेड साइड ही चलती रहती है वीडियो मॉनिटरिंग के साथ। जो ईईजी वेव्स चलती है ना, अल्फा बीटा थीटा वेव्स होती है ईईजी की, वो साथ बेड साइड ही पेशेंट की चलती रहती है, ताकि पता रहे कि इसके ब्रेन की इम्पल्स नॉर्मल उस वे में चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, है ना। इसमें भी अगर अपन कोई एमआरआई सीटी स्कैन, भाई कोई ट्यूमर ट्रोमा हो, है ना, तो ये चीज़ें अपन उससे डायग्नोस कर लेंगे एमआरआई सीटी स्कैन से। इंस्पेक्ट करा लो, पेट स्कैन करा लो, इनसे पेट स्कैन तुमने पढ़ रखा है पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट, और इंस्पेक्ट पढ़ रखा है तुमने सिंगल फोटोन। न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडी करा लो कि भाई न्यूरोसाइकोलॉजिकल यानी कि उसकी कोई बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहा जो उसके स्टिमुलेशन दे रही हो उसको एपिलेप्सी के लिए। सीरम लेवल स्टडी करा लो कि भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। लंबर पंचर, मेनिंजाइटिस के लिए अपन ने कोर्स पढ़ रखे, मेनिंजाइटिस एनसेफेलाइटिस, तो उसके लिए क्या करा लोगे, लंबर पंचर देख लो, हिस्ट्री टेकिंग कर लो। ये भी अपन ने देखा था पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, तो कोई दादा वादा परदादा के एपिलेप्सी की बीमारी थी तो हो सकता था पोते में भी आ सकती थी, इसलिए हिस्ट्री टेकिंग भी लेना बहुत जरूरी होता है। अब देखेंगे अपन मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट फिजिकल हेल्थ। भाई क्या हो रहा है, एपिलेप्सी आ रहा है, उसके सीजर आ रहे हैं, तो उसके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही है। अपन ने पहले भी देखा था कि भाई सीजर में क्या होता है, अपने पूरे मसल्स मूवमेंट की जर्किंग मूवमेंट होती है ना, तो उससे क्या होता है पेशेंट की फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एडवाइस फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी विद मस्कुलर एक्सरसाइज, उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई आप मेंटली फिजिकली क्या रहो, कूल रहो, काम रहो, ऐसी चीज़ें एक्टिविटी मत करो जो आपके एपिलेप्सी की कंडीशंस को बढ़ाती हो, है ना। समझ में आ रही बात। रेस सीजर थ्रेशोल्ड बाय मेडिकेशन। अभी रेस सीजर थ्रेशोल्ड मेडिकेशन क्या है भाई, तुम्हें पता होता, अपन ने पढ़ा था न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ रखे अपन ने, इनिबिटरी और एक्साइटेटरी। इनिबिटरी अपन ने पढ़ा था डोपामिन, सीरोटोनिन, है ना, गाबा, ये सब क्या है, इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब होता क्या है, तुम्हें पता होता है इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, इम्पल्स को इनिबिट करते हैं। किसी भी अभी अपन को अगर कोई चीज़ एक्टिविटी रोकनी तो इनिबिट न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, उस चीज़ को रोकेंगे। पर होता क्या है, इनिबिट न्यूरो ट्रांसमीटर का जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है, तो वो मसल्स को इनिबिट नहीं कर पाते। अब मसल्स को इनिबिट नहीं करेंगे तो उधर क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर तो आएंगे, जिसके कारण ही तो क्या हो रहा है, इम्पल्स की एक्टिविटी बढ़ती रहती है, कंटिन्यू फायरिंग ब्रेन से चलती रहती है, तो इनिबिट नहीं हो पाता है। तो इनिबिट का जो थ्रेशोल्ड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इनिबिट के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, गाबा, सीरोटोनिन, ये सब क्या है, इनिबिट के न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अपन को क्या करना है, ऐसी ड्रग्स देनी है जो इस सीजर के थ्रेशोल्ड को क्या करें, दवाइयों के द्वारा बढ़ाए, जिसके कारण क्या होगा, जो इनिबिशन है वो होएगा। रिलीफ ऑफ इमोशन एंड साइकिक स्ट्रेस, भाई उसको इमोशनली भी क्या करो, उसको रिलीफ दो, एश्योर करो कि भाई मेडिकेशन है इसकी बहुत सारी, तो उसको क्या होगा, इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, ब्रेन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, डिप्रेशन में ना जाए। नॉर्मल डाइट मॉडरेट इन अमाउंट, भाई अपन ने देखा था कि इसमें अपन ने देखा था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी थे, हाइपोग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन भी एपिलेप्सी कोज कर सकती थी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी भी क्या कर सकती थी, एपिलेप्सी कर सकती थी। तो उसको नॉर्मल डाइट अपन को प्रोवाइड करना है। अगर ऐसी कोई चीज़, अगर ऐसे उसकी बॉडी में कंडीशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो अपन उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो नॉर्मल डाइट भी अपन उसको क्या है, नॉर्मल अमाउंट में देनी है। एल्कोहल शुड भी, भाई अगर वो एल्कोहल कंजप्शन करता हो तो उसको भी अपन को क्या करना है कि भाई इसको अवॉइड करें। बात समझ में आ रही है। अब अपन देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपन क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपन देखेंगे कि भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आती है, वो अपन देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तुम सेकेंडरी में पढ़कर आए हो कि कौन कौन सी होती है, तब भी हम देख लेते हैं। कार्बामेज़ापाइन 10 से 40 mg पर डे देते हैं। कार्बामेज़ापाइन सिरप फॉर्म में भी आती है और टेबलेट फॉर्म में भी आती है। ये क्या करती है, एंटी एपिलेप्सी को, मतलब एपिलेप्सी की जो कंडीशन है उसको रोकती है।
जो सीजर जो अपना जो बढ़ रहा था, मतलब इनिबिशन नहीं कर पा रहा था, जैसे गाबा है तो गाबा भी आएगी इसमें, गाबापेंटिन ड्रग्स देंगे, और बेंजोडाइजिपिन, बार्बिट्रेट और डाइजिपाम, ये सारी क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है जो एपिलेप्सी के कंडीशन को रोकती है। बात समझ में आइए। अब अपन पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, अपने लिए, क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट।